क्या होगा अगर अचानक आपको एक ऐसा रेडियो मिल जाए जिससे आप अपने उस डैड से बात कर सकें जो 30 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हों? क्या आप माजी को बदलना चाहेंगे? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फिल्म जहां वक्त, मोहब्बत और मौत के दरमियान एक बेटा और उसका बाप लड़ते हैं एक ऐसी जंग। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है और सोच को बदल कर रख देती है। तारीख हमेशा हमें ये सिखाती है कि जब भी इंसान ये समझने लगता है कि उसने कायनात को पूरी तरह से जान लिया है, कुदरत कोई ऐसा वाकया कर देती है। हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि दुनिया सिर्फ 3 डायमेंशन पर मुश्तमिल है। स्ट्रिंग थियरी कहती है कि हमारी दुनिया में 10 से भी ज्यादा डायमेंशन है जो हमारी आंखों से छुपी हुई है। एक दिन कुदरत ने ऐसा वाकया पैदा किया जिसने इस छुपी हुई डायमेंशन का दरवाजा खोल दिया, और फिर जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी 1969 में। एक ट्रक ड्राइवर पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर लेकर जा रहा होता है। उसकी तवज्जो सड़क पर नहीं बल्कि रेडियो पर लगी होती है, जहां एक खतरनाक खबर हो रही होती है। शहर में एक कातिल सीरियल किलर घूम रहा है जिसे पुलिस ने नाइटिंगेल का नाम दिया है क्योंकि वो हॉस्पिटल की नर्सों को कत्ल कर रहा है। अब तक वो 3 नर्सों को कत्ल कर चुका है और पुलिस अब तक उसकी शनाख्त नहीं कर सकी। ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है और ट्रक बेकाबू होकर एक मैन होल के ऊपर उलट जाता है। उस वक्त मैन होल के नीचे 2 इलेक्ट्रिशियन बिजली का काम कर रहे होते हैं और पेट्रोल तेजी से नीचे बहने लगता है। बस एक चिंगारी काफी है कि पूरा इलाका धमाके से उड़ जाए। उसी लम्हे फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचते हैं। उनमें एक बहादुर फायर फाइटर फ्रैंक सुलिवन भी शामिल होता है। फ्रैंक अपनी जान पर खेलकर चंद लम्हों में दोनों इलेक्ट्रिशियंस को बचा लेता है। फ्रैंक शहर का हीरो बन जाता है। लोग उसकी बहादुरी के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन फ्रैंक की दुनिया सिर्फ 2 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी बीवी जूलिया जो एक नर्स है और उसका 6 साल का बेटा जॉन सुलिवन। जॉन के लिए उसका बाप सिर्फ फादर नहीं है बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका सब कुछ है। फ्रैंक और जॉन हर शाम हैम रेडियो पर दुनिया के दूसरे हिस्सों से लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये हैम रेडियो इन दोनों के दरमियान एक खास शौक बन चुका होता है। जूलिया अपने बेटे और शौहर को यूं खेलते देखती है तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ती है। फिर आती है वो रात 12 अक्टूबर 1969। फ्रैंक बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा होता है जब अचानक उसकी नजर आसमान पर जाती है। आसमान में रंग बिरंगी रोशनी चमक रही होती है जिसे अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। अरोरा बोरियालिस उस वक्त बनती है जब सूरज की सोलर विंड जमीन की आयनोस्फीयर से टकराकर रंग बिरंगी रोशनी पैदा करती है। ऐसा भी होता है कि इस दौरान आयनोस्फीयर इतनी चार हो जाती है कि हैम रेडियो के सिग्नल्स हजारों मील दूर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फ्रैंक को इन सब साइंसी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ अपनी आदत के मुताबिक हैम रेडियो पर बैठकर किसी से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। अब कहानी 30 साल आगे बढ़ती है। 12 अक्टूबर 1999। छोटा जान अब 36 साल का हो चुका है। वो एक पुलिस डिटेक्टिव है जो मुजरिमों को पकड़ने में महारत रखता है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी बिखरी हुई है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ चुकी है क्योंकि वो बचपन के दुख को आज तक भुला नहीं सका। यही वो दिन था 12 अक्टूबर जब उसका बाप फ्रैंक सुलिवन एक फायर फाइटिंग मिशन के दौरान आग में जलकर मर गया था। जान अब भी उसी पुराने घर में रहता है जहां हर तरफ अपने बाप की यादें बसी हुई है। पुराने फोटोज, बेसबॉल की ट्रॉफियां और एक कोने में वही पुराना हैम रेडियो। इत्तेफाक से आज आसमान में दोबारा वही अरोरा बोरियालिस चमक रही होती है। जान अपनी माँ जूलिया से मिलने जाता है, फिर घर वापस आता है। उसका बचपन का दोस्त गोडो अपने बेटे के साथ आता है। गोडो का बेटा खेलते खेलते हैम रेडियो चालू कर देता है। कुछ देर बाद गोडो चला जाता है। जान खामोश बैठा होता है कि अचानक हैम रेडियो से एक आवाज आती है, CQ-15, CQ-15, इज एनीवन आउट देयर? जान हैरान होकर माइक की तरफ झुकता है
और जवाब देता है, जी मैं जॉन हूं, क्वींस, न्यूयॉर्क से बोल रहा हूं। आप कौन है? सामने से जवाब आता है, मैंने सोचा था शायद चीन या जापान से कोई मिलेगा, मगर तुम तो मेरे शहर के हो। वैसे तुम 1969 का वर्ल्ड सीरीज बेसबॉल मैच देख रहे हो? तुम किस टीम के फैन हो? जॉन हैरान होकर कहता है, 1969 का वर्ल्ड सीरीज? वो तो 30 साल पहले का मैच था। दोनों तरफ कुछ लम्हों की खामोशी छा जाती है। फिर अचानक सामने वाला शख्स जॉन को लिटिल चीफ कहकर पुकारता है। ये सुनते ही जॉन की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये वही नाम था जो फ्रैंक उसे बचपन में दिया करता था। जॉन तेजी से पूछता है, आपका नाम क्या है? जवाब आता है, फ्रैंक सुलिवन। जॉन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे लगता है शायद गोर्डो उसके साथ मजाक कर रहा है। जॉन कहता है, गोर्डो, ये मजाक बहुत घटिया है, कल तुम्हें मार पड़ेगी। लेकिन सामने से जवाब आता है, गोर्डो, तुम हमसाए के बेटे गोर्डो की बात कर रहे हो? क्या मेरी आवाज किसी बच्चे जैसी लग रही है? मैं वाकई फ्रैंक सुलिवन हूं। जॉन को गुस्सा आ जाता है। रुको, फ्रैंक सुलिवन मेरे वालिद थे। वो 30 साल पहले मर चुके हैं। मैं उनका बेटा जॉन सुलिवन हूं, जो इसी घर से बात कर रहा है। फ्रैंक हैरान हो जाता है। फिर अचानक फ्रैंक के हाथ से सिगरेट गिर जाता है और उसके सामने मेज पर आग लग जाती है। फ्रैंक फौरन आग बुझा देता है। उसी लम्हे जॉन, जो हाल में उसी मेज पर बैठा है, देखता है कि उसकी मेज पर जलने का निशान खुद ब खुद बन जाता है। जॉन हैरत से कहता है, आपने अभी मेज जलाई है? मैं यहां देख सकता हूं। फ्रैंक सख्त हैरतजदा रह जाता है। फ्रैंक गुस्से से कहता है, जो भी हो तुम, मेरे खानदान से दूर रहना, वरना तुम्हें तोड़ कर रख दूंगा। जॉन तेजी से कहता है, लेकिन डैड, आपको बचने के लिए मेरी बात माननी होगी। कल सुबह आप ब्रुकलिन के बक्सटन वेयर हाउस में आग बुझाने जाएंगे। आप खिड़की वाले रास्ते से ना निकले, दूसरा रास्ता लेना। प्लीज, मुझे यकीन है। फ्रैंक रेडियो बंद कर देता है। उसे अभी भी लगता है ये कोई मजाक है, लेकिन अगली सुबह जैसे ही फ्रैंक फायर स्टेशन पहुंचता है, इमरजेंसी कॉल आती है। ब्रुकलिन में बक्सटन वेयर हाउस में आग लग गई है। फ्रैंक हैरान रह जाता है। वो अपनी टीम के साथ मौके पर जाता है। आग बहुत शदीद होती है। एक औरत भागती हुई आती है और कहती है कि उसकी बेटी ऊपर वाली मंजिल पर फंस गई है। फ्रैंक के दिल में खौफ आता है, लेकिन वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। वो आग के बीचों बीच दौड़कर ऊपर जाता है और बच्ची को उठा लेता है। वो खिड़की की तरफ आता है, लेकिन सीढ़ी खराब होती है और खिड़की तक नहीं पहुंच सकती। फ्रैंक को जॉन की बात याद आती है, दूसरा रास्ता लेना। फ्रैंक जल्दी से वेंटिलेशन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। चंद लम्हों बाद खिड़की जोरदार धमाके से उड़ जाती है। दूसरी तरफ जॉन, जो हाल में अपने दोस्त गोर्डो के साथ बैठा है, अचानक नई यादें महसूस करने लगता है। ऐसी यादें जैसे उसने अपने बाप के साथ पूरी जिंदगी गुजारी हो। जॉन के हाथ से ग्लास गिर जाता है। वो हैरत से कहता है, मेरे डैड 30 साल पहले उस आग में नहीं मरे थे। गोर्डो कहता है, हमें मालूम है जॉन, तुम्हारे डैड तो 10 साल पहले लंग कैंसर की वजह से फौत हुए थे। जॉन मुस्कुरा देता है। वो समझ जाता है कि उसने वाकई अपने बाप को बचा लिया है। जब वो घर वापस आता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। तस्वीरें बदल चुकी हैं, अखबारी खबरें बदल चुकी हैं। मेज पर एक जुमला उभरता है, मैं अब भी यहां हूं, चीफ। जॉन खुशी से रोने लगता है। वो भागकर हैम रेडियो की तरफ जाता है। फ्रैंक दोबारा राब्ता करता है। बाप बेटा घंटों बातें करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि माजी को बदलने का खौफनाक नतीजा अभी सामने आना बाकी है। जॉन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा चुका था। वक्त बदल चुका था। उसका डैड फ्रैंक सुलिवन अब 30 साल पहले की आग में नहीं मरा था। अब नई यादें उसके दिमाग में आ रही थी, जैसे वो अपने डैड के साथ बड़ा हुआ हो। जॉन ने अपने डैड को बताया कि वो बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बन चुका है। फ्रैंक ने फख्र से कहा, मेरा चीफ बड़ा हो गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी।
माजी में फ्रैंक ने अपनी किस्मत बदल ली थी, लेकिन उसी तब्दीली के साथ एक खौफनाक अंजाम भी बदल गया था, क्योंकि जिस नाइटिंगेल सीरियल किलर को पुलिस कभी पकड़ नहीं सकी थी, वो अब जॉन की मां जूलिया के करीब आ रहा था। वक्त की लहर बदलने से कातिल की राह भी बदल चुकी थी। पहले जो नर्सें मारी गई थी, अब वो बच चुकी थी, लेकिन अब जूलिया नाइटिंगेल का नया टारगेट बन चुकी थी। जॉन ने अपने डैड से कहा, डैड, नाइटिंगेल को रोकना होगा, माम खतरे में है। फ्रैंक हैरान हो गया, क्या माम को कैसे? जॉन ने बताया कि आज से 30 साल बाद पुलिस ने नाइटिंगेल के केस को सॉल्व किया था, और अब अगर माजी बदल गया है तो शायद माम का नंबर भी आ चुका है। जॉन ने अपने डैड को नाइटिंगेल की पुरानी तफसीलात बताई, जिन्हें पुलिस ने 30 साल की तहकीक के बाद मालूम किया था। फ्रैंक ने अपने चीफ की बातों पर यकीन कर लिया। फ्रैंक अब नाइटिंगेल के पीछे था। माजी में फ्रैंक ने अपने पुलिस दोस्त सच से बात की और नाइटिंगेल की तलाश शुरू कर दी। फ्रैंक ने रेडियो पर जॉन से पूछा, चीफ, तुम्हें नाइटिंगेल के बारे में कितनी मालूमात है? जॉन ने बताया, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नाइटिंगेल ने अगली नर्स को 1 हफ्ते बाद मारा था, लेकिन अगर हम वक्त बदल चुके हैं तो शायद अब वो जल्दी हमला करेगा। फ्रैंक को अंदाजा हो गया कि वक्त की रफ्तार बदल चुकी है। फ्रैंक ने अपने दोस्तों के साथ अस्पतालों की निगरानी शुरू कर दी, खास तौर पर उस अस्पताल की जहां जूलिया काम करती थी। दूसरी तरफ जॉन अपने मौजूदा वक्त में नाइटिंगेल का रिकॉर्ड निकाल कर देखता है, लेकिन हैरत की बात यह थी कि केस फाइल्स बदल चुकी थी। कातिल का पुराना तरीका अब बदल चुका था। अब उसका नया निशाना सीधा जूलिया थी। फ्रैंक ने हैम रेडियो पर जॉन से कहा, तुम फिक्र न करो चीफ, मैं माम की हिफाजत करूंगा। जॉन ने कहा, डैड प्लीज एहतियात करना, नाइटिंगेल बहुत खतरनाक है। फ्रैंक ने कहा, तुम मेरे चीफ हो, तुम्हारी बात कभी गलत नहीं हो सकती। फ्रैंक ने एक दिन अस्पताल में मुश्तबा शख्स को देखा। वो वही था जिसका हुलिया जॉन ने बताया था। फ्रैंक ने फौरन उस शख्स का पीछा किया। दूसरी तरफ जॉन मौजूदा वक्त में हैम रेडियो पर अपने डैड की आवाज सुनता रहा। जॉन कहता है, डैड, वो आदमी नाइटिंगेल है, माम के पास मत जाने देना। फ्रैंक ने पूरी ताकत से कातिल का पीछा किया। कातिल ने भागते हुए जूलिया को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक वक्त पर पहुंच गया और माम को बचा लिया, मगर कातिल फरार हो गया। जॉन ने रेडियो पर सुना, चीफ, माम सेफ है, लेकिन कातिल अभी जिंदा है, हमें उसे रोकना होगा। जॉन ने कहा, डैड, अब ये लड़ाई हम दोनों की है, तुम माजी में हो, मैं हाल में हूं, लेकिन हमारा दुश्मन एक ही है। फ्रैंक मुस्कराया, तुम मेरे चीफ हो, हम ये जंग मिलकर लड़ेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। अब जॉन को एक और हैरान कुन सच्चाई का पता चलने वाला था। जॉन के सामने अब एक और बड़ा राज खुलने वाला था। जब माजी बदला तो कातिल की पहचान भी बदल गई थी। अब जो नाइटिंगेल सीरियल किलर था, वो पहले वाला शख्स नहीं था। जॉन ने हैम रेडियो पर अपने डैड से कहा, डैड, जब आपने कातिल को भगाया तो माजी की लाइन बदल गई। उसके बाद कातिल का रिकॉर्ड भी बदल गया है। फ्रैंक ने पूछा, चीफ, अब नया कातिल कौन है? जॉन ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट की फाइल्स दोबारा निकाली, लेकिन अब नाइटिंगेल की तस्वीर किसी और शख्स की थी, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉन के बचपन का दोस्त गॉर्डो का बाप था। जॉन हैरान हो गया। उसने फौरन रेडियो पर अपने डैड को बताया, डैड, अब नाइटिंगेल गॉर्डो का डैड है। फ्रैंक हैरान होकर कहता है, क्या, गॉर्डो का डैड? लेकिन वो तो मेरा पड़ोसी है। जॉन ने कहा, हाँ डैड, माजी बदलने से मुस्तकबिल भी बदल गया है। पहले कातिल कोई और था, लेकिन अब गॉर्डो का डैड ही नाइटिंगेल है। फ्रैंक जल्दी से गॉर्डो के घर पहुंचा और उसे कातिल के रवैये में कुछ अजीब सा लगा। उसने हैम रेडियो पर जॉन से कहा, चीफ, तुम्हारा शक दुरुस्त लग रहा है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। फ्रैंक ने देखा कि गॉर्डो का डैड अस्पताल के आसपास घूम रहा है, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। फ्रैंक ने फौरन हमला कर दिया और उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर कातिल फरार हो गया। फ्रैंक हैम रेडियो पर जॉन को अपडेट देता रहा, चीफ,
वो बच के निकल गया है, मगर मैं उसे ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ जॉन भी अपनी मौजूदा जिंदगी में फाइल्स चेक कर रहा था और अब उसे एहसास हो गया था कि माजी में होने वाला हर लम्हा उसके हाल को बदल रहा है। फ्रैंक ने कातिल का पीछा करते हुए खतरनाक जगहों पर कदम रखा। कातिल बार बार मॉम पर हमला करने की कोशिश करता रहा, मगर हर बार फ्रैंक वक्त पर पहुंचकर मॉम को बचा लेता। एक दिन हैम रेडियो पर जॉन ने कहा, डैड, ये आखिरी मौका है, उसे अब रोकना ही होगा, वरना मॉम मार दी जाएगी। फ्रैंक ने कहा, चीफ, तुम फिक्र न करो, मैं उसे अभी खत्म करता हूं। फ्रैंक कातिल के घर पहुंचा और एक जबरदस्त फाइट हुई। कातिल ने फ्रैंक पर हमला किया, लेकिन फ्रैंक ने हैम रेडियो पर जॉन की हिदायतें सुनते सुनते उसे चालाकी से काबू कर लिया। कातिल ने फ्रैंक को जख्मी किया, लेकिन फ्रैंक ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसी लम्हे जॉन अपने मौजूदा वक्त में बैठा था कि अचानक एक आदमी उसके घर में दाखिल हो गया। ये वही कातिल था जो माजी में फ्रैंक के साथ लड़ रहा था और अब हाल में जॉन के घर आ चुका था। यानी कातिल दोनों वक्तों में एक साथ मुतहर्रिक था। कातिल ने जॉन पर गन तान ली, मगर उसी वक्त माजी में फ्रैंक ने कातिल पर आखिरी वार किया और उसे मार डाला। जैसे ही माजी में कातिल मरा, जॉन के सामने खड़ा कातिल अचानक गायब हो गया। तुम मेरे चीफ हो, हमने ये साथ मिलकर किया। जॉन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब जिंदगी बदल चुकी थी। मॉम, डैड, जॉन, सब एक खूबसूरत फैमिली की तरह साथ थे। इसके साथ हमारी मूवी का यही अंत होता है। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से मोटिवेट करें।